सेक्शन 1 में बस इतना ही कहा गया कि इस एक्ट का नाम इंडियन एविडेंस एक्ट होगा और ये जो है आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष पर लागू होता है। और ये टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करता है। जो मैंने पहले वाला पार्ट बताया था एक्सटेंट में, उसमें मैंने सबसे पहले बताया था टेरिटोरियल एक्सटेंट, यानी जमीन के हिसाब से कहाँ तक लगने वाला है, और लॉ के हिसाब से कहाँ लगने वाला है, तो उन सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर लगने वाला है जो कि किसी कोर्ट में होते हैं या कोर्ट मार्शल वाले प्रोसीडिंग्स में। यानी वो सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो कि या तो कोर्ट में होते हैं या कोर्ट मार्शल वाले पार्ट पर भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन उन कोर्ट मार्शल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है जो आर्मी एक्ट के अंदर होते हैं, जो नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंदर होते हैं, इंडियन नेवी एक्ट के अंदर होते हैं, एयरफोर्स एक्ट के अंदर होते हैं, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। सिमिलरली ये एफिडेविट के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता है, आर्बिट्रेटर के केस में भी एप्लीकेबल नहीं होता। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस कर रखी हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद सेक्शन 3, और सेक्शन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको जरा ध्यान से हम लोग समझेंगे, एक एक वर्ड एक एक टर्म को समझेंगे। देखिए, सबसे शुरुआत पे एक चीज मैं यहाँ पर पहले बता दूं कि ये जो सेक्शन 3 है इसको लोग नॉर्मली ध्यान से नहीं देखते, या ज्यादातर मोस्टली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई, बट 80 to 90% लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन ऐसा अपने को नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया है, ये डेफिनेशन क्लॉज नहीं है। बहुत बेसिक सा चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, डेफिनेशन क्लॉज नहीं है। यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखा है जैसे सीआरपीसी में डेफिनेशन लिखा हुआ है या इंटरप्रिटेशन लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सिर्फ इंटरप्रेट किया गया है, व्याख्या की गई है शब्दों की, यानी जो वर्ड्स जो इस्तेमाल किए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, उन वर्ड्स को बस इंटरप्रेट किया गया, ओनली इंटरप्रेट किया गया है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये यहां पर मैं क्लियर कर दे रहा हूं। नाउ सी, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में क्या कहा गया है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहता है कि इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड। आराम से समझ लेना, इन दिस एक्ट यानी कि इस पूरे एक्ट की बात कर रहे हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर, 1872 के अंदर, the following words and expressions are used। the following words, following words का मतलब है कोर्ट हो गया, फैक्ट हो गया, उसके अलावा रिलीवेंट, फैक्ट इन इशू, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, ये सारे यानी इंडिया, ये सारे जो यहाँ तक आपको दिख रहे हैं, यानी सेक्शन 3 के अंदर यहाँ तक पूरा का पूरा, तो ये जो टोटल है ये सारे के सारे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट ने यहां तक इस्तेमाल किए, यानी कि सेक्शन 3 के पॉइंट से। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि इन दिस एक्ट, सेक्शन 3 ये कह रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, तो इन दिस एक्ट का मतलब हो गया, अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 167 तक। इन दिस एक्ट का मतलब पूरे के पूरे एक्ट को इसने पकड़ लिया। द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड, तो फॉलोइंग वर्ड्स जो नीचे सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सारे, तो जो भी वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यूज किए गए हैं इन दी फॉलोइंग सेंसेज, जिन सेंसेज में, जिस कंटेक्स्ट में, जिस संदर्भ में इनको इस्तेमाल किया गया है उसी संदर्भ में इसको समझना है, और जब तक कि कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर नहीं करता हो कंटेक्स्ट से तब तक। बहुत सीधी बात मैं अगर आपके लिए शेयर कर दूं तो यहां पर जिन शब्दों की व्याख्या की गई है, जिन शब्दों का इंटरप्रिटेशन किया गया है, उसका मतलब वही होगा जिस सेंस में उसके बारे में कहा गया है, जिस सेंस में उसके बारे में कहा गया है वही मतलब होने वाला। इट मींस इंडियन एविडेंस एक्ट में जो वर्ड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट में जो एक्सप्रेशंस जिनका भी इस्तेमाल किया गया है, उसका इस्तेमाल, उसका यूज उसी फॉर्म में होगा, उसी सेंस में होगा जैसे उसको इंटरप्रेट किया गया है, जैसे उसको ड्राफ्ट करके रखा गया है। तब तक होगा जब तक कि कोई कॉन्ट्रेरी बात निकल के नहीं आती है, यानी तब तक वही समझेंगे जब तक वो है। एकदम एकदम बच्चों वाला एग्जांपल मैं आपको, बिल्कुल बच्चों जैसा एग्जांपल देता हूं जो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो लाइन आती है ना, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स, ये वाला पार्ट जो है ना, ये बहुत लोगों को समझने में दिक्कत होती है, तो इसको मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में शेयर करता हूँ। सपोज मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, तो अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसको दोस्त है तो दोस्त की तरह ही जानते हैं, आप उसके साथ क्लास जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो
दोस्त को आप दोस्त की तरह जान रहे हैं, दोस्त के साथ आपने जॉब करना शुरू कर दिया, पढ़ाई शुरू हो गई, पढ़ाई हुई, कंप्लीट हो गया, जॉब भी लग गई। एक दिन अचानक आप उस दोस्त के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और उस रेस्टोरेंट में अचानक से कोई आपके दोस्त का कोई दोस्त आ जाता है, यानी कोई उसका जानने वाला आता है, उसका कोई और कलीग वगैरह आ जाता है और सामने से आके पूछ देता है कि भाई भाभी कैसी है, वाइफ कैसी है। आपको जोर का झटका बहुत ही जोर से लगता है, क्योंकि जिस फ्रेंड को आप बचपन से जान रहे हैं या अच्छे समय से 10-20 सालों से जान रहे हैं, पिछले 10 to 12 ईयर या 20 ईयर से जान रहे हैं, उसने आपको कभी ये बताया नहीं कि ही इज ए मैरिड पर्सन। तो यहां पर आपके लिए दोस्त का डेफिनेशन, फ्रेंड का डेफिनेशन, उस दोस्त का डेफिनेशन क्या था? आपके लिए उस दोस्त का डेफिनेशन वही था, एक अनमैरिड सिंगल सा पर्सन जो इसके साथ आपने 10-20 साल गुजारे हैं दोस्ती के। आपके लिए उस दोस्त का मतलब बस वही था जो आपके साथ पढ़ता था, आपके साथ खेलता था, आपके साथ जॉब करता है, ये मतलब निकलता था आपके लिए दोस्त का। अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स, तो अनलेस द कॉन्ट्रेरी, तो जब तक कि कुछ अलग बात ना निकले तब तक दोस्त का मतलब कुछ और नहीं बदलेगा। अब आपके लिए जैसे उसने बोल दिया भाभी कैसी है, मैडम कैसी है, वाइफ कैसी है, यहां पर क्या हो गया, कॉन्ट्रेरी बात निकल गई, यानी आपको पता ही नहीं था कि हाँ भाई मेरा दोस्त भी मैरिड है, यू डोंट नो अबाउट दैट। So unless a contrary intention appears, जब तक कि कुछ दूसरी बात न इंटेंशन में हो, जब तक कि कोई दूसरी बात नहीं कही जाएगी, तब तक हम उसको वैसे ही मानेंगे। तो जैसे ही पता चल गया कि अच्छा ये दोस्त तो मैरिड है, अब आपका बिहेवियर थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। फिर आप उसको फोन करने के पहले 50 बार सोचेंगे, अच्छा भाई वाइफ के साथ होगा, कहीं घूमने गया होगा, संडे को इसलिए नहीं आता, मंडे को इसलिए नहीं आता, ये सारी चीजें अब आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप उससे बचना चाहेंगे। इवन आपको और झटका लगेगा कि यार ये तो इतना बड़ा धोखा दे दिया या इसने मुझसे झूठ बोला, वट एवर इट में बी। तो जब तक आप जा रहे थे तब तक सब कुछ सही था, जब तक आप नहीं जान रहे थे तब तक एवरीथिंग वाज राइट। दोस्त दोस्त था, उसके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार थे, वो आपके लिए सब कुछ करने को। अब सीन बदल गया है। तो वही चीज उसी एंगल से इसको समझिए। इसलिए क्या कहा, इस पूरे एक्ट के अंदर, एक्ट का मतलब सेक्शन 1 से लेके 167 तक, जिन शब्दों का फॉलोइंग वर्ड्स, फॉलोइंग मतलब नीचे, सो फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड, तो जो फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल हुआ है उसका इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर सेंस में हुआ है, और जिस पर्टिकुलर सेंस में उसका इस्तेमाल हुआ है उसी सेंस में उसको हमें समझना होगा, जब तक कि कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर नहीं होता है। चलिए समझते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, थोड़ा टेक्निकल जो अपने बुक में दिया है, बेयर एक्ट में दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, अब इसको जरा आराम से समझते चलेंगे, एकदम इजी मोड में समझना है, प्रैक्टिकल अप्रोच रख के। सबसे पहली चीज आती है कोर्ट। कोर्ट का मतलब क्या होता है? तो अब एक चीज मैं पहले यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं, जो टर्म आपको यहां पर लग रहा है कि इंटरप्रेटेड है, रफली अगर हम लोग बोलते हैं, रेंडमली अगर हम लोग बोलते हैं कि डेफिनेशन दिया हुआ है, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट तक ही बाइंडिंग है, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट तक ही उसका एप्लीकेशन है, वहीं तक उसका विस्तार होगा, उसके बाहर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। पहले ये देखिए, कोर्ट, कोर्ट का मतलब क्या है? कोर्ट का मतलब होता है सारे जजेज, ऑल जजेज एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए? यहां से हम लोग जरा इंटरप्रिटेशन क्लॉज मेंशन करना शुरू कर देते हैं। इंटरप्रिटेशन क्लॉज, नाउ सी, कोर्ट शब्द का मतलब क्या होता है? पहले ये समझिए कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज है कहां, तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, यहां दिया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्ट? कोर्ट किसको कहेंगे? कहता है ऑल जजेज, जितने भी आपको जजेज पता है, प्लस ऑल मैजिस्ट्रेट्स, प्लस ऑल पर्सन्स, जजेज, मजिस्ट्रेट और पर्सन्स, JMA या सॉरी JMP, JMP, जज मजिस्ट्रेट पर्सन, याद रखना जैसे याद रखिए। सो वो सारे जजेस, वो सारे मजिस्ट्रेट, वो सारे पर्सन्स, ध्यान से समझना, बहुत ही टेक्निकल बात होगी, जिनको की ऑथोराइज किया गया है,
जिनको की अथॉरिटी दी गई है, काम करने की अथॉरिटी, ऑथोराइज्ड। देखिए जो मालिक होता है उसको किसी से अथॉरिटी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को किसी से अथॉरिटी लेने की जरूरत नहीं है। आपको, हमको, सबको अथॉरिटी लेने की जरूरत है। अंबानी साहब को अपना काम करने के लिए कोई पर्टिकुलर परमिशन लेने की जरूरत नहीं, अनलेस कि वो पब्लिक का हो या कंपनी से रिलेटेड पूरा बड़ा काम हो जिसमें अथॉरिटी लेना जरूरी हो, उस सेंस में। अदरवाइज फ्री है, कोई भी इंसान फ्री है अपना काम करने के लिए। सो ऑल जजेज, ऑल मैजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन्स जिनको की ऑथोराइज किया गया, कैसे? लीगली ऑथोराइज किया गया है, लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस, लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस। बहुत आराम से कूल होकर समझिए। सारे मजिस्ट्रेट, सारे जज और सारे पर्सन्स, पर्सन्स में कोई भी हो सकता है, हम समझना। तो जज का मतलब तो सबको पता है, कोर्ट का मतलब भी सबको पता है, सॉरी मजिस्ट्रेट का मतलब भी सबको पता है, पर्सन का मतलब समझेंगे आगे। यानी जिस जज को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जिस जज को लीगली ऑथोराइज किया गया है कि आप एविडेंस ले सकते हैं, जिस मजिस्ट्रेट को लीगली ऑथोराइज किया गया है कि आप एविडेंस ले सकते हैं, जिस पर्सन को लीगली ऑथोराइज किया गया है कि आप एविडेंस ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही जज, वही मैजिस्ट्रेट और वही पर्सन कोर्ट के डेफिनेशन के अंदर आते हैं, यानी वो कोर्ट हैं। उनको आप और हम सब कोर्ट कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। यानी अगर किसी जज को लीगली, जज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जज नहीं है, ही इज ए जज, लेकिन अगर किसी जज को लीगली ऑथोराइज नहीं किया गया है टू टेक एविडेंस, ही इज नॉट ए कोर्ट। अगर किसी मजिस्ट्रेट को लीगली ऑथोराइज नहीं किया गया है टू टेक एविडेंस, ही इज नॉट ए कोर्ट। अगर किसी पर्सन को लीगली ऑथोराइज नहीं किया गया है टू टेक एविडेंस, ही इज नॉट ए कोर्ट। हु इज कोर्ट? जो लीगली ऑथोराइज्ड है। अगर वो लीगली ऑथोराइज नहीं है तो वो कोर्ट नहीं है, वो कोर्ट नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का मामला है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का मामला है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर हर एक ऑफिसर जो एविडेंस लीगली लेने के लिए ऑथोराइज है, वो तो बन सकता है फिर कोर्ट। द आंसर इज नो। क्यों नहीं है वो बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के अंदर जो ऑफिसर एविडेंस लीगली लेने के लिए ऑथोराइज है, वो कोर्ट नहीं है। कंडीशन यहां पर यह आएगी कि अगर इंडियन एविडेंस एक्ट पहले उन चीजों के ऊपर एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोविजन पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर प्रोसीडिंग पर अगर इंडियन एविडेंस एप्लीकेबल होगा, तभी तो हम उसको लीगली ऑथोराइज भी कर सकते हैं कि हाँ भैया तुम एविडेंस ले लेना। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, इसको जरा समझिए। इनकम टैक्स एक्ट होता है। इनकम टैक्स एक्ट के वजह से इनकम टैक्स अपना ट्रिब्यूनल है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनकम टैक्स की जो प्रोसीडिंग चलती है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में चलती है। ध्यान से सुनिएगा, इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो टैक्स की प्रोसीडिंग्स चलती है वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में चलती है, उसको हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि जो टैक्स की प्रोसीडिंग चलती है, दैट प्रोसीडिंग इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब चूंकि टैक्स की प्रोसीडिंग जो चलती है, दैट प्रोसीडिंग इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो वहां बैठा हुआ इनकम टैक्स के ऑफिसर को हम पर्सन के कैटेगरी में डालेंगे, इस पर्सन की कैटेगरी में डालेंगे, लेकिन ये ऐसा पर्सन भी कोर्ट के डेफिनेशन में नहीं आएगा।
रीजन आराम से समझ लेना। इनकम टैक्स एक्ट की जो प्रोसीडिंग चलती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है ही नहीं। तो जब जुडिशियल प्रोसीडिंग है ही नहीं तो इनकम टैक्स ऑफिसर यानी इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का जो हेड है वो कोर्ट नहीं होगा। वो कोर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सीधी सी बात है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट पर इनकम टैक्स का जो प्रोविजन है, इनकम टैक्स की जो प्रोसीडिंग है, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल है, उसके ऊपर एविडेंस एक्ट का एप्लीकेशन होता ही नहीं। इसी तरीके से अगर आपको और भी मैं एग्जांपल दे दूं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होता है इंडस्ट्रीज के लिए। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इज अगेन नॉट ए कोर्ट। क्यों कोर्ट नहीं होगा? क्योंकि उसके ऊपर भी इंडियन एविडेंस एक्ट का एप्लीकेशन नहीं होता है। जब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के ऊपर भी इंडियन एविडेंस एक्ट का एप्लीकेशन ही नहीं होता है तो एविडेंस को लीगली ऑथोराइज करने के लिए या एविडेंस लेने के लिए लीगली ऑथोराइज करने की बात ही नहीं होती है। ऐसे भी वो कोर्ट नहीं है। और भी अगर आगे चलें थोड़ा 2 कदम और आगे, आपको मैंने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बताया, इंडस्ट्रियल बताया, और भी बताते हैं। चलिए सर्विस मैटर पे चलते हैं। आपको शायद पता होगा, सबको पता होगा कि जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, जैसे रेलवे हो गया, इंडियन पोस्ट हो गया, और भी जो भी सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस हो गया, तो इस तरह से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके अगर सर्विस मैटर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बना है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। हिंदी में उसको कहते हैं केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण। मजेदार पार्ट क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो बनते हैं वो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल 323 बी से बन रहे हैं, और ये मिलेगा पार्ट 14 ए के अंदर। तो आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल 323 बी के तहत बनने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी कोर्ट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते हैं। तो ये जितने मैंने आपको एग्जांपल दिए ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पूछ देगा इनमें से कौन सा कोर्ट नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कोई एक सही होगा, कोई एक गलत होगा। दिमाग में रख लेना है कौन कोर्ट है कौन कोर्ट नहीं है। इसी तरीके से इंक्वायरी कमीशन जो बनती है, इंक्वायरी कमीशन का जो गठन होता है, अगेन इंक्वायरी कमीशन वो भी कोर्ट की कैटेगरी में, कोर्ट के डेफिनेशन में नहीं आता है। तो 2 चीजें अब आपको यहां पर समझनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी अथॉरिटी को कोर्ट इंडियन एविडेंस एक्ट, ध्यान से सुनिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट के नजरिए से, इंडियन एविडेंस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी अथॉरिटी को कोर्ट कहने के पहले हमें 2 चीजें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज कि क्या उसके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट का एप्लीकेशन होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इंडियन एविडेंस एक्ट का एप्लीकेशन होता है तब तो हम समझ सकते हैं कि हाँ कुछ चांसेस हैं। अगर इंडियन एविडेंस एक्ट का एप्लीकेशन होता है तो, और दूसरी चीज कि अगर नहीं होता है या होता है वो तो बात की चीज, अगर मान लीजिए होता भी है तो क्या ये जो पर्सन्स हैं, अथॉरिटी में पर्सन्स को मैं रख लेता हूं, तो जो पर्सन्स हैं क्या इनको अथॉराइज किया गया था एविडेंस लेने के लिए लीगली। तो 2 चीजें हैं, पहली चीज क्या इंडियन एविडेंस का एप्लीकेशन, इंडियन एविडेंस एक्ट का एप्लीकेशन होता है, पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2 क्या उन पर्सन्स को अथॉरिटी दी गई थी कि वो ऐसा कर सकते हैं, यानी कि वो लीगली ऑथोराइज्ड थे टू टेक एविडेंस। अगर वो थे तो फिर वो कोर्ट के डेफिनेशन में फॉल करेंगे, अदरवाइज वो कोर्ट के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। ये चीज यहां पर बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ लेने की जरूरत है। हम लोग इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, कोर्ट में कुछ भी बोल दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। नाउ अब यही चीज आपको डेफिनेशन से समझनी है, क्योंकि यहां पर क्या कर दिया है,
क्लियर लिख दिया है, ऑल जजेज, ऑल मजिस्ट्रेट, ऑल पर्संस लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। अब यहां एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर है, तो आर्बिट्रेटर तो खैर कोर्ट किसी भी हालत में होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा ये सबको पता है, क्योंकि पहले ही शुरू वाले में फर्स्ट सेक्शन की याद रखते जाना धीरे धीरे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल क्लियर कहा है कि प्रोसीडिंग ऑफ एन बिफोर एन आर्बिट्रेटर इंडियन एविडेंस एक्ट का एप्लीकेशन नहीं होता है। तो सेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट की वजह से आर्बिट्रेटर के सामने की प्रोसीडिंग पर, बिफोर जो चलता है आर्बिट्रेटर के सामने प्रोसीडिंग, उस प्रोसीडिंग पर इंडियन एविडेंस एक्ट का एप्लीकेशन होता ही नहीं है। तो जब इंडियन एविडेंस एक्ट का एप्लीकेशन होता ही नहीं है तो लीगली ऑथोराइज करने का सवाल ही नहीं आता है। तो बात वहीं पर खत्म हो गई। और दूसरी बात कि अगर लीगली ऑथोराइज नहीं किया गया होगा तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है। अब चलिए इसमें अब आपको एक और चीज मैं साथ के साथ यहीं पर बता देता हूं। एक नई चीज यहां पर मतलब हम लोग को जाननी चाहिए, नई तो नहीं है, मतलब हो चुका है अमेंडमेंट, तो उस हिसाब से जरा समझ लें। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो एविडेंस का जो डेफिनेशन आता है, ध्यान से समझिएगा, हम लोग उसी मुद्दे पर हैं, कहीं भाग नहीं रहे, इसीलिए क्योंकि यहां पर आया है टर्म एविडेंस, इसीलिए मैं इस चीज को लेके चल रहा हूं। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो एविडेंस वर्ड आया है, यहां पर लिखा ना लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस। एविडेंस के अंदर, एविडेंस शब्द के अंदर डॉक्यूमेंट आता है। यानी अगर मैं आपसे बोल दूं या आपसे कोई पूछ ले, अरे भाई आप अपने आप को लॉयर कहते हो, अपने आप को एडवोकेट कहते हो, आप कहते हो कि मैंने इस लॉ कॉलेज से पढ़ा है, या आप कहते हो कि मैं इस लॉ कॉलेज में पढ़ता हूं, हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव इट? अगर आपने उस लॉ कॉलेज में पढ़ाई करी है या अभी आप पढ़ते हो तो कैसे साबित करोगे? तो अगर उस कॉलेज का, लॉ कॉलेज का, या उस लॉ कॉलेज की जो जिस यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएटेड था या एफिलिएटेड है, उसका डॉक्यूमेंट आप दिखाओगे। डॉक्यूमेंट तो एक पन्ना होता है, एक पेज होता है, कागज का टुकड़ा होता है, उस पर कुछ कुछ लिखा होगा, उस पर आपका नाम होगा, फादर नाम होगा, रजिस्ट्रेशन की डेट होगी, एनरोलमेंट की डेट होगी, जो भी होता है, सब्जेक्ट होगा, ये सब डिटेल होंगे। तो एक कागज का टुकड़ा ही तो है, और कुछ तो है नहीं, सिंपल एक कागज का टुकड़ा है, पेपर ही है, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा है। लेकिन उस कागज के टुकड़े की कीमत इतनी है कि आपकी नौकरी आ सकती है या तो जा सकती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो डॉक्यूमेंट है, यानी जो कागज का टुकड़ा है, वो क्या है? आपके लिए एविडेंस है। वो क्या है? साक्ष्य है। व्हाट इज दैट? दैट इज एन एविडेंस। इस बात का एविडेंस कि आपने लॉ किया है या आपने इस जगह से लॉ कर रहे हैं, ये चीज आपके लिए निकल के आती है। अब ये तो कागज को टुकड़ा आप दिखा देंगे, लेकिन आज जमाना बदल गया है। नाउ द टाइम हैज बीन चेंज्ड। अभी सीन क्या हो गया है, सब फोटो खींच के या तो मेल के ऊपर रखते हैं, या तो पेन ड्राइव में रखते हैं, या तो हार्ड डिस्क में रखते हैं, या तो अपने टैबलेट में रखते हैं, या तो मोबाइल में रखते हैं, मेमोरी कार्ड में। अब आपने क्या कर रखा है कि आपने उस मार्कशीट को या अपने कॉलेज का जो सर्टिफिकेट्स है उसको आपने अपने मोबाइल में जो इंटरनल मेमोरी है उसमें आपने इमेज खींच के, इमेज के फॉर्म में रख लिया है। जब किसी ने पूछ दिया कि भाई तुमने लॉ कहां से किया या लॉ तुमने किया है, ये कैसे मालूम है कि तुमने लॉ किया है? तब आप क्या करते हो, मोबाइल निकालते हो, उसमें से फोटोग्राफ्स निकालते हो, दिखाते हो, देखो भैया ये मेरा सर्टिफिकेट है। तो जो सर्टिफिकेट आप दिखा रहे हो, क्या वो दस्तावेज है? क्या वो डॉक्यूमेंट है? अगर पहले से देखें 2000 सन 2000 यानी ईयर 2000 के पहले की मैं बात करूं, आज से 21 साल पहले, यानी सन 2000 के ठीक पहले वो डॉक्यूमेंट नहीं था। अब वो डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि जो आप दिखा रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहलाता है। वो डिजिटल फॉर्म में, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आज की तारीख में जो हमने यहां पर कहा कि भैया लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस, तो लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस, एविडेंस लेने के लिए। तो एविडेंस क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा डिटेल में। लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस, तो एविडेंस का मतलब क्या यहां पर है कि अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट किसके अंदर आएगा? एविडेंस के अंदर आएगा। और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आएगा। यानी अगर
अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कुछ है तो वो दस्तावेज है, और अगर वो दस्तावेज है, वो डॉक्यूमेंट है, तो फिर वो एविडेंस है। या यूं कह सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैव बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट, द स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट। या और इजी मोड में कहूं तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। अभी डॉक्यूमेंट क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी में, सेक्शन 3 में। और ये कब क्यों कैसे हो गया? ये हो गया 17 अक्टूबर 2000 की वजह से। ये डेट मैं क्यों लिख रहा हूं 17 अक्टूबर 2000? क्योंकि इसी दिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को लागू किया गया था, केम इनटू फोर्स। आईटी एक्ट केम इनटू फोर्स 17/10/2000। ठीक है। नाउ अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज। तो अब ये चीज भी मैंने बता दी एविडेंस वाले पार्ट पर, वापस कोर्ट वाले पार्ट पर आते हैं। तो कोर्ट में तो मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट एक तरीके से करी, लेकिन कुछ और चीजें मैं आपको यहां पर शेयर करता हूं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट का जो डेफिनेशन यहां दिया गया है सेक्शन 3 में, यानी इंटरप्रिटेशन क्या है, सेक्शन देखिए हम लोग उन्हें डेफिनेशन बोल देते हैं रैंडमली। सेक्शन 3 में जो इंटरप्रिटेशन किया गया है कोर्ट का कि ऑल जजेज, ऑल मजिस्ट्रेट, ऑल पर्संस लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस इज ए कोर्ट, उसको हम कोर्ट कहेंगे। ये डेफिनेशन, ये इंटरप्रिटेशन अपने आप में कंप्लीट नहीं है। What I am trying to tell you is अपने आप में कंप्लीट नहीं है। It means the definition of court is not exhaustive. The definition of court is not exhaustive. कोर्ट का डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, कंप्लीट नहीं है। बात क्लियर समझिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब इसका इंटरप्रिटेशन फर्दर किया जा सकता है एज पर दी कंटेक्स्ट। जो है उतना ही नहीं है। अभी आगे बता रहा हूं मैं कैसे। 164 सीआरपीसी सबको पता है, 164 सीआरपीसी, 161, 164 ये सब सेक्शन भूलने वाला नहीं है। चलिए पहले एग्जांपल देता हूं मोटा वाला जो सबको याद रह जाता है। 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट को पावर होता है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने का। रिकॉर्ड करता है, कन्फेशन रिकॉर्ड करता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, पूछताछ करके लिख लेता है। तो मजिस्ट्रेट होल्डिंग प्रीलिमिनरी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 164 लगा दोगे यार, 164 ऑफ द सीआरपीसी इज ए कोर्ट। द आंसर इज नो। सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने वाले मजिस्ट्रेट को हम कोर्ट नहीं कहेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से, बिकॉज दैट मजिस्ट्रेट इज नॉट एक्सरसाइजिंग द फंक्शंस ऑफ द कोर्ट। वो कोर्ट का फंक्शन नहीं करता है। वो कोर्ट का फंक्शन नहीं करता है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल मैं देता हूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और यहां पर शेयर कर दूं। सुप्रीम कोर्ट का केस है 2008 का। केस का नाम है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेज अंशुमन शुक्ला। इसमें बहुत साफ साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, although the definition of court in Indian Evidence Act is not exhaustive, खुद ही कह दिया सामने से। हम ये मानते हैं कि जो डेफिनेशन दिया गया है, वो कह रहे हैं कि डेफिनेशन दिया गया है। हम लोग तो इंटरप्रिटेशन कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेफिनेशन है। चलो भाई ठीक है, मान लिया डेफिनेशन।
So although the definition of court in Indian Evidence Act is not exhaustive नहीं है। ऑल अथॉरिटीज, वो सारी अथॉरिटीज जो लीगली ऑथोराइज्ड हैं टू टेक एविडेंस इज कॉल्ड कोर्ट, इज कोर्ट। इस केस में ये कहा गया, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ऑल्दो, द एक लाइन का मात्र है, ऑल्दो द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट इन इंडियन एविडेंस एक्ट is not exhaustive, all the authorities legally authorized to take evidence is court। वो सारे के सारे क्या हैं? कोर्ट हैं। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेज अंशुमन शुक्ला। तो अब धीरे धीरे इसका फाइनल टच देते हैं। अब एग्जाम्पल भी मैं और दे देता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, भी और एग्जाम्पल्स भी देता हूं ताकि कोई डाउट ही नहीं रहे। और एग्जाम्पल का फायदा आपको ये मिलने वाला है कि अगर एग्जाम में कुछ पूछ दिया एग्जाम्पल से क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में आंसर है, आप सीधा उसको कलर करके आ जाएंगे, सही आंसर मार्क करके आ जाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो मैंने उतने दिए, अभी आप लिखना चाहो लिख लो। एग्जाम्पल में सीपीसी में ऑर्डर 26 है, रूल 17 है, सब रूल 1 है। ऑर्डर 26, रूल 17, सब रूल 1, सीपीसी की बात करते हैं। अंडर दिस कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर ऑर्डर 26, रूल 17, सब रूल 1, इसके तहत कमिश्नर अपॉइंट होता है। इन सीआरपीसी सेक्शंस 284 से लेके 290 तक के बीच में इन दोनों में कमिश्नर अपॉइंट होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर। इन दोनों के अंदर जो इन दोनों यानी सीपीसी के प्रोविजन ऑर्डर और सीआरपीसी के सेक्शंस, इन दोनों में जो अपॉइंटमेंट होता है कमिश्नर का, ये कोर्ट है, ये कोर्ट है। यानी जो कमिश्नर है वो कोर्ट है। ऑफ कोर्स एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, एविडेंस एक्ट अप्लीकेबल होता है। नाउ इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल दिया था, मैजिस्ट्रेट होल्डिंग प्रीलिमिनरी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी इज नॉट ए कोर्ट। क्यों नहीं है? बिकॉज ही मतलब मजिस्ट्रेट डज नॉट एक्सरसाइज द फंक्शंस ऑफ द कोर्ट, द फंक्शंस ऑफ द कोर्ट। तो जो कोर्ट है वो भी बता रहा हूं, जो कोर्ट नहीं है वो भी बता रहा हूं। बिहार वालों के लिए बता देता हूं, बिहार में एक रूल है, बिहार टेनेंसी एक्ट। बिहार टेनेंसी एक्ट, इसके तहत जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है, रेवेन्यू का जो काम करता है रेवेन्यू ऑफिसर, डीलिंग विथ म्यूटेशन, सबको पता है म्यूटेशन क्या होता है, डीलिंग विथ म्यूटेशन प्रोसीडिंग
ये भी कोर्ट नहीं होता है। तो मतलब याद रखिएगा, दो चीजें मैंने पहले बता दी, या तो आपको लीगली ऑथोराइज किया गया हो, या तो आपके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होता हो। तो इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा तो भी आप कोर्ट नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग। और अगर आपको लीगली ऑथोराइज नहीं किया गया तो भी आप कोर्ट नहीं है। सीधा सा फंडा है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें एमएसीटी का, एमएसीटी की बात करें अंडर एमवी एक्ट, इट इज ए कोर्ट, यहां होता है सब कुछ अंडर एमवी एक्ट, तो ये कोर्ट है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली इंटरव्यू में, डीआरटी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो जानिए। डीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या डीआरटी जे कोर्ट, डीआरटी कोर्ट है या डीआरटी कोर्ट नहीं है? आंसर है डीआरटी इज नॉट ए कोर्ट, डीआरटी इज नॉट ए कोर्ट। मोस्टली जितने ट्रिब्यूनल्स होते हैं, अगर मैं सिंपल से सिंपल करके शेयर करूं, जितने ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो कोर्ट के डेफिनेशन में नहीं आते इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए। भाई सीधा सा आंसर है, सीधा सा लॉजिक है कि ट्रिब्यूनल पे एविडेंस एक्ट लगता ही नहीं है। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे, दिमाग में चला रहे होंगे, सर एविडेंस एक्ट नहीं लगने का मतलब क्या कि कोई साक्ष्य लेके जाएगा, कोई एविडेंस लेके जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट लेके जाएगा तो उसको नहीं देखेंगे, तो फिर प्रोसीडिंग कैसे चलेगी? अगर मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगता है, इसका मतलब है स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन का मतलब जैसे हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन दिया गया है कि कोई गवाह आएगा तो पहले उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर दूसरी अपोजिट पार्टी उसको क्रॉस एग्जामिन करेगी, जरूरत पड़ा तो री एग्जामिनेशन। इस तरह की प्रोसीडिंग्स नहीं होती है ट्रिब्यूनल्स के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया? इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोसीजर्स जो है, प्रोविजंस जो है, स्ट्रिक्टली कंप्लीटली नहीं लगते हैं, तो ट्रिब्यूनल पे लगता ही नहीं है। तो जब ट्रिब्यूनल पर लगेगा ही नहीं तो फिर आप उसको कोर्ट कैसे कहेंगे? सीधा सा फंडा है। सो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इज नॉट ए कोर्ट। और ये मैटर आया था सुप्रीम कोर्ट तक, तो मैं इसका नाम बता देता हूं, इसका नाम है नेहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, नेहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस वर्सेस हांगकांग, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, बैंकिंग कॉरपोरेशन 2009 का केस।